ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करवा देते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे? ठीक है, आईटीआर कैसे भरते हैं, पहले क्या क्या बताए थे? बेसिक असेसमेंट ईयर क्या होता है बताए थे ना। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जिस साल का रिटर्न भरेंगे। कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर का हम लोग रिटर्न भरेंगे? 24-25, मतलब 1/4/24 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो भी उसका अर्निंग है उसका हम लोग को रिटर्न भरना है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? उसका नेक्स्ट ईयर, जिस साल हम लोग रिटर्न भर रहे हैं। तो 24-25 का असेसमेंट ईयर, 25-26, ठीक है। अभी रिटर्न कौन सा जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 24-25। कौन सा असेसमेंट ईयर? 25-26। अभी फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब आपको कहाँ जरूरत पड़ेगा? बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पूछेगा आपको असेसमेंट ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो वहाँ पर आपको AY और FY में ध्यान देना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना है। फाइनेंशियल ईयर का शॉर्टकट लिखा होगा FY, F मतलब फाइनेंशियल, Y मतलब ईयर। असेसमेंट ईयर का लिखा होगा AY। तो देख के ध्यान से उसको डाउनलोड करना है। गलत ईयर का कर देंगे तो गलत डेटा चला जाएगा ना। तो फर्स्ट तो हो गया असेसमेंट ईयर, आप लोग को जानना है कि वो क्या होता है। सेकंड, फिर देखेंगे इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि क्या है, NRI है कि इंडिया का है। अगर NRI होगा तो सारा इनकम उसका ऐड करेंगे? नहीं, उसका सिर्फ इंडिया का इनकम ऐड करेंगे ना। और अगर इंडिया का होगा तो सारा इनकम पे टैक्स लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कितना हेड है टोटल? 5 हेड है। कौन कौन सा? सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन। और जो चारों में नहीं गया वो किस में जाएगा? अदर सोर्स। सैलरी के लिए क्या जरूरी था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी में जाएगा। अगर रेंट पे दिया है तो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। रेंट पे भले ही वो रेसिडेंशियल पर्पस हो या कमर्शियल पर्पस हो, कोई भी रीजन से वो रेंट पे दे, अगर रेंट पे घर दिया है तो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन क्या होता है? अगर कोई कैपिटल गेन क्या होता है? स्टॉक हो गया, डिवेंचर्स हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड हो गया। तो अगर म्यूचुअल फंड भी सेल हुआ है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। अगर लैंड प्रॉपर्टी सेल किया कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। कुछ भी अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। अगर सपोज उसका प्रॉपर्टी का ही काम है तो वो कहाँ जाएगा? बिजनेस में। तो बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है? जिस भी चीज का कुछ भी ट्रेडिंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, कुछ भी ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या होगा? बिजनेस। और अगर प्रोफेशन है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हो गया प्रोफेशन, ठीक है। अगर ये चारों में नहीं हुआ तो किस में जाएगा? अदर सोर्स। अदर सोर्स में और क्या क्या जाता है? इंटरेस्ट जाएगा, डिविडेंड जाएगा, और क्या जाएगा? कमीशन इनकम हो सकता है। तो इस तरह से कुछ भी होगा सब वहां जाएगा। फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन भी वहां जाएगा। तो जो भी बाकी जो भी बच गया सब उसमें जाएगा। अभी टैक्स रेट कौन सा है? इंडिया में स्लैब रेट है। स्लैब रेट का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा रेट क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ स्पेशल इनकम जो है, स्पेशल इनकम जैसे कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, कैपिटल गेन, वो सब बताए थे ना, इसमें अलग से एक रेट दिया हुआ है। तो वो सब में क्या होगा? फ्लैट रेट लगेगा, ठीक है। कितना फॉर्म है? फॉर्म भी बताए देना। कितना टाइप का फॉर्म है? ITR 1, 2, 3, 4। अभी हम लोग को 4 फॉर्म भरना है। ITR 1 कब जाएगा? अगर सिर्फ सैलरी इनकम है। ITR 2 कब जाएगा? अगर कैपिटल इनकम भी है। बट अगर कैपिटल इनकम के साथ साथ अगर इंट्राडे ट्रेडिंग, FNO या फिर बिजनेस इनकम है तो क्या जाएगा? ITR 3। अगर कैपिटल गेन ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजनेस इनकम है तो क्या जाएगा? ITR 4, ठीक है। बिजनेस इनकम के साथ अदर सोर्स ये सब इररिलेवेंट इसलिए क्योंकि कुछ भी होने से अदर सोर्स तो रहेगा ही उसका, ठीक है। तो मेन क्या याद रखना है? अगर कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफेशन ये सब अगर कुछ भी नहीं है तो ITR 1। ITR 2 कब जाएगा? अगर सिर्फ कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो ITR 2। ITR 3 कब जाएगा? जब दोनों है। और ITR 4 जो सिर्फ बिजनेस वाला है, ठीक है। लेकिन अभी इस बार कुछ एक चेंजेस आया है बजट में। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पहले वो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट था, अभी वो 1.25 लाख हो गया। तो अगर वो वाला के अंदर आता है तो भी ITR 1 हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। जो हम बोले थे ना ITR 2 जाएगा, फिर ITR 3 इसमें इंट्राडे ये सब में। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक है तो फिर ITR 1 भरा जा सकता है, ठीक है। एक छोटा सा बस चेंजेस है। पहला काम आप लोग को क्या रहेगा? पता करना कि कौन से हेड में जाएगा। 5 डिफरेंट हेड है,
पांचों डिफरेंट हेड में किसके अंदर जाएगा। सैलरी को कहाँ से वेरीफाई करेंगे, कहाँ से डिटेल मिलेगा, फॉर्म 16 से। और कहाँ से, 26A में देख सकते हैं। 26A में क्या रहता है, टीडीएस का डिटेल्स। 26A में क्या क्या डिटेल मिलेगा, टैक्स पेड का। तो टैक्स पेड का जो भी डिटेल है कहाँ से वेरीफाई करेंगे, 26A। ठीक है, अब 26A में कैसे पता चलेगा, दिखाया था ना 26A निकाल के, वहाँ एक सेक्शन नंबर रहता था। तो सेक्शन नंबर सैलरी का क्या था ना 192 सेक्शन, लिखवाए थे ना कॉपी में, सेक्शन 192। तो 192 का मतलब क्या है, सैलरी है। ठीक है, वैसे 194 का मतलब 194A लिखवाए थे ना, भूल गए सब। इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बिजनेस है तो 194C दिखाएगा, प्रोफेशन है तो 194J दिखाएगा। वो सब बताए थे ना, लिखवाए भी थे कॉपी में, तो वो सब देख लीजिएगा 26A में। वहां से देख के पता चलेगा कौन सा इनकम है। सैलरी होगा तो फॉर्म 16 उसका कौन देगा, फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को, वो हम लोग को दे देगा रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, AIS क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रहता है, उसका पूरा ईयर वाइज का इंफॉर्मेशन रहता है। किस बेसिस में, सोर्स वाइज। सोर्स वाइज मतलब एक हो गया टीडीएस के थ्रू जो डेटा उसका आया, एक हो गया और क्या क्या था, टीडीएस के थ्रू हो गया, और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बैंक से बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन आया। एक और क्या था, अदर इंफॉर्मेशन भी था। अदर इंफॉर्मेशन मतलब जैसे जीएसटी वो भरा, जीएसटी से टर्नओवर हम लोग को मिल गया। तो AIS में क्या रहता है, सोर्स वाइज इंफॉर्मेशन। और TIS में क्या रहता है, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रहता है, उसका पूरा एक समरी रहता है, उसमें आइटम वाइज पूरा देता है कि डिविडेंड टोटल इतना है, सेविंग टोटल इतना है। उसमें फिर क्लिक हम लोग करते थे तो पूरा डिटेल आ जाता था। ठीक है, AIS हो गया, TIS हो गया। AIS TIS कहाँ से हम लोग को मिलेगा, इनकम टैक्स पोर्टल में जाएंगे, पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पेज आएगा एकदम मिडिल में AIS लिखा रहता है, वहां क्लिक करेंगे, प्रोसीड वो सब करेंगे तो AIS डाउनलोड हो जाएगा। वहां से जेसॉन में भी डाउनलोड होगा, PDF में भी डाउनलोड होगा। जेसॉन का क्या काम है, अगर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे जेसॉन डाउनलोड करके बस अपलोड करना है, ओपन भी नहीं होगा वो। और PDF अगर है तो ओपन हो जाएगा। PDF का पासवर्ड बताए थे, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। पैन नंबर सब पूरा स्मॉल में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो AIS TIS इनकम टैक्स से मिलेगा। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय को वहां से मिल जाएगा। 26A कहाँ से मिलेगा, इनकम टैक्स। लॉगिन करेंगे, फिर ई फाइल में जाएंगे, ई फाइल के बाद व्यू ई फाइल में जाएंगे, वहां पर क्या ऑप्शन आएगा, व्यू फॉर्म 26A, फिर क्लिक प्रोसीड करेंगे। लास्ट में असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर के बाद दो ऑप्शन आएगा, व्यू एज HTML या वो HTML सेलेक्ट करके व्यू HTML करेंगे, फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, 26A कहाँ से आएगा, इनकम टैक्स पोर्टल। AIS इनकम टैक्स पोर्टल, TIS इनकम टैक्स पोर्टल। फॉर्म 16 देगा एम्प्लॉयर। कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या रहता है, परचेज डेट, परचेज अमाउंट, सेल डेट, सेल अमाउंट, कौन सा शेयर्स बेचा है, पूरा A to Z सारा डिटेल्स रहता है इसमें। तो ये कौन देगा, जिस भी ब्रोकर, ब्रोकर मतलब जीरोधा, ग्रो, कहीं भी वो ट्रेडिंग कर रहा होगा ना, तो जिस भी ऐप से वो ट्रेडिंग कर रहा है, जिस भी वेबसाइट से ट्रेडिंग कर रहा है, वो वाले वेबसाइट में जाके वो पूरा डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करके हम लोग कैपिटल गेन स्टेटमेंट दे देगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड अगर नहीं लिया तो क्या करना है, जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कैसे, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V, कॉपी पेस्ट करके वहां सब कर देंगे। ठीक है, इनकम फिर क्या करेंगे, पांचों में पहले डिसाइड करेंगे कौन से हेड में जाएगा, कौन सा सैलरी है, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी है, वो एक बार डिसाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोग डिसाइड कर लिए सैलरी है, सैलरी का टोटल हम लोग इनकम निकाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल सैलरी निकल गया। हाउस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम था सबको ऐड कर दिए, क्या निकल गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस का, इसी तरह से पांचों का हम लोग अलग अलग हेड में पांचों का इनकम ऐड कर देंगे। सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट कर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद डिडक्शंस लेस कर देंगे, डिडक्शंस तो हम लोग क्या आ जाएगा, जो भी डिडक्शन है 80C हो गया, 80D हो गया, वो पूरा करवाए थे ना, तो सारा डिडक्शन हम लोग लेस कर देंगे। डिडक्शन लेस करके हम लोग का टोटल इनकम आ जाएगा, उस इनकम के ऊपर हम लोग को टैक्स देना है। ठीक है, अभी सैलरी, सैलरी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी में पहले हम लोग को जो भी मिला है, ठीक है, जो भी मिला है मतलब कुछ भी नाम से कुछ भी मिला, कि सपोज सैलरी बोल के दिया है,
या फिर प्रिक्विसाइड बोल के मिला है, शेयर्स कंपनी से मिला है, कुछ भी मिला है एज अ पार्ट ऑफ सैलरी कि हम वहाँ काम कर रहे इसलिए बस मेरे को जो भी मिला है वो सब कहाँ जाएगा, सैलरी में। ठीक है, अगर सपोज मेरे को कंपनी से कुछ भी बेनिफिट मिला है, ठीक है, सब पहले क्या करेंगे, सैलरी में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पशंस को लेस करेंगे। एग्जाम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पशन को पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, डिडक्शंस को क्या करते हैं, कुछ ऐड नहीं होता, सिर्फ लेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पशंस का एग्जांपल क्या हो गया, एचआरए। ठीक है, एचआरए याद आ रहा है, उसी में सब परेशान हुए थे ना। हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पशंस। डिडक्शंस क्या हो गया, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब क्या हो गया, डिडक्शंस। तो पहले सैलरी में क्या करेंगे, जितना भी उसको जो भी मिला है सब ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या लेस करेंगे, एग्जाम्पशंस जैसे कि एचआरए। ठीक है, लेकिन ये जो डिडक्शंस है, दो रिजिम है ना, एक है ओल्ड एक है न्यू, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओल्ड वाले में डिडक्शंस मिलता है, न्यू वाले में डिडक्शंस नहीं मिलता, सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलता है। 3 डिडक्शंस कौन कौन सा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर अगर कुछ एनपीएस में, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, अगर एम्प्लॉयर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये पहले 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक मिलता था, अभी इस बार 14% मिल गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या उसमें जाएगा डिडक्शंस में, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी को अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट लेस होगा, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। याद आ रहा है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, तो सैलरी में पहले क्या करेंगे, इनकम ऐड कर दिया, एग्जाम्पशंस कौन कौन सा, एचआरए, एलटीए। एचआरए का क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है, क्या था, कितना परसेंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। नेक्स्ट क्या है, जितना हम लोग को मिला, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। थर्ड क्या है, अगर मेट्रो है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी, अगर नॉन मेट्रो में रह रहा है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो भुवनेश्वर में रह रहा है तो 40%, तीनों में विच एवर इज लो। ठीक है, तीनों को कैलकुलेट करेंगे, विच एवर इज लो। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, पहले आप लोग कैलकुलेट करना पड़ता था ना, अभी सिस्टम में ऑप्शन डाल दिया, वहां पर आपको रेंट पेड पूछेगा, बस रेंट पेड आप डाल दीजिएगा, मेट्रो या नॉन मेट्रो पूछेगा, वो सब अगर आप फिल कर देंगे, बेसिक सैलरी कितना है, एचआरए कितना है, तो सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जो भी आप लोग पहले खुद मैनुअली करते थे ना, सिस्टम अपने आप कर लेगा, बट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से फिर एलटीए, लीव ट्रैवल, उसमें क्या होता था, 4 साल में सिर्फ 2 बार मिलेगा। कब मिल, किस चीज का मिलेगा, घूमने के लिए। कौन कौन घूमेगा, वो और उसके फैमिली, कहीं पर भी ट्रिप पे गए। ठीक है, 4 साल में सिर्फ 2 बार। खाना पीना का मिलेगा नहीं, होटल का नहीं, किसका मिलेगा, सिर्फ ट्रैवल करने का। ठीक है, फिर वो सब लेस करने के बाद फिर और एक क्या लेस होता था, जो लास्ट क्लास में आप लोग भूल गए थे, सेस। तो वो सब तो बाद में वहां पर लेस कर देंगे। एग्जाम्पशन में आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आ गया। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस कितने बच्चे के लिए मिलेगा, 2 बच्चे। ठीक है, एजुकेशन का कितना रुपया, ट्यूशन भी तो दूसरा ओटीसी में जाएगा। एजुकेशन का कितना मिलता था, कुछ था ना, कितना रुपया था, वो सही, एक ही जन सही बोला, हाँ 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 2400, हॉस्टल का 800 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ। ठीक है, तो 800 इंटू 12, 2 बच्चे तो इंटू 2। ठीक है, फिर इसके अलावा वो सब लेस करने के बाद और एक क्या लेस करते थे, कुछ याद आ रहा है, कुछ एक अमाउंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन याद आया। तो अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है, अगर ओल्ड को वो ऑप्ट किया तो 50,000 लेस होगा, अगर न्यू टैक्स में जा रहा है, ठीक है, तो 75,000 होगा। ठीक है, न्यू वाला लास्ट में 50,000 था, बट इस बार बढ़ के 75,000 हो गया। तो अगर न्यू में जाता है तो 75,000 वहाँ लेस करेंगे, ओल्ड में जाता है तो 50,000 लेस करेंगे। और अगर ओल्ड में जाता है तो एक प्रोफेशनल टैक्स है, वो भी जितना अगर एम्प्लॉयर उसका प्रोफेशनल टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा किया वो भी लेस होगा। वो लेस करने के बाद क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है,
तो क्या क्या ऐड करेंगे, सब कुछ ऐड करेंगे। ओल्ड अगर रिजिम लिया है तो एग्जाम्पशंस लेस कर देंगे, एग्जाम्पशन मतलब LTHRA। अगर ओल्ड नहीं लिया है, न्यू लिया है, तो सिंपली कुछ लेस नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेस करके हम लोग आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अगर रेंट पे दिया है रेंटल इनकम माइनस क्या करेंगे, याद आ रहा है कुछ, BMC करके कुछ याद है, म्युनिसिपालिटी को जो टैक्स दिया है वो लेस कर देंगे। उसके बाद और क्या लेस करेंगे, जो अमाउंट है उसका कितना परसेंट, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया, लेस करके क्या आ गया हम लोग का इनकम। और उसमें क्या लेस होता था, इंटरेस्ट कितना तक, 2 लाख। पोस्ट कंस्ट्रक्शन है तो पूरा उसी साल मिल जाएगा, बट अगर प्री कंस्ट्रक्शन वाला है, लोन पहले से लिए थे, उसका जो इंटरेस्ट दिए थे कब मिलेगा, कंप्लीशन के बाद। कंप्लीशन के बाद कितना साल तक, 5 साल। क्या करेंगे, जितना पुराना इंटरेस्ट है डिवाइड बाई 5, कितना साल तक लेंगे, 5 साल तक, ठीक है। तो इसमें कितना तक मिलेगा मैक्सिमम, जो नेगेटिव में, इसमें लॉस में भी हो सकता है ना हाउस प्रॉपर्टी। अगर रेंट आपका कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना तक हो सकता है, 2 लाख तक, ठीक है। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें 2 लाख तक लेस जाएगा। अगर ओल्ड है तो जाएगा, ओल्ड टैक्स रेजिम अगर लेगा तो जा सकता है, न्यू टैक्स में नहीं जाएगा ना, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें क्या जाता है, उससे पूछेंगे कि आपका टर्नओवर क्या है। टर्नओवर मतलब ग्रॉस रिसीट, पूरा साल भर में कितने का सामान बेचा। अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कितने का सर्विस दिया, कुछ सेल कर रहा है तो कितने का सामान सेल किया, ठीक है, वो हो जाएगा टर्नओवर। प्रेजम्पटिव बेसिस में अगर जाता है, प्रेजम्पटिव बेसिस मतलब बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है, उतना मेंटेन नहीं, जैसे छोटा दुकानदार है वो लोग उतना मेंटेन नहीं करते ना, बस टोटल करेंगे कि मेरा इतने का सेल हुआ। उसमें अगर गुड्स है, बैंक के थ्रू है तो 6% लेंगे, कैश में ट्रांजैक्शन है तो 8% मिनिमम हम लोग को लेना है, मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज 1 लाख का सेल हुआ तो बैंक के थ्रू हुआ तो कितना हुआ, 6,000, तो मिनिमम 6,000 प्रॉफिट लेना है। 6 के जगह 60 भी ले सकता है, बट मिनिमम 6,000 उसको लेना है, उससे नीचे होगा तो उसको ऑडिट करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोफेशन है तो मिनिमम 50%, 1 लाख का अगर सपोज सर्विस प्रोवाइड किया तो 50,000 उसको प्रॉफिट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन में क्या करना आप लोग को, वही ब्रोकर का स्टेटमेंट लेना, अपलोड कर देना। कैपिटल गेन में क्या होता है, 2 होता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, दोनों का अलग अलग रेट है। लेकिन इस बार से इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, तो इसमें आपको 23 जुलाई 2024 के पहले का अलग से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना है, 23 जुलाई 24 के बाद से अलग रिपोर्ट करना है। तो पहले का जो रेट था वो रेट एप्लीकेबल होगा सिर्फ 23 जुलाई 2024। तो पहले का रेट क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें 15% था, अभी बढ़ के 20% हो गया, तो 23 जुलाई तक वो 15% ही रहेगा, 23 जुलाई के बाद 20% हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म का ऐसे ही जो रेट था वो 12.5% अभी हो गया, इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया, 12.5% हो गया। तो बजट का अलग से वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग क्या क्या चेंजेस हुआ। तो लॉन्ग टर्म का आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 2 अलग अलग डिवाइड हो गया। फिर पोस्ट 23 जुलाई और पहले 23 जुलाई के पहले का अलग रिपोर्ट करना है, बाद का अलग रिपोर्ट करना, ठीक है। इसमें भी अलग अलग रहता है ना, डेब्ट ओरिएंटेड फंड, इक्विटी, वो अलग अलग बाद में वो बताएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी इनकम ऐड कर देंगे। इसमें एक छोटा सा चेंज आया, बस फैमिली पेंशन जो है कहाँ जाएगा, फैमिली पेंशन मतलब क्या हुआ, पेंशन याद आ रहा है, पढ़ाए थे ना, पेंशन 2 तरह का था। एक तो पेंशन हो गया जो हम लोग को मिलता था, उसमें भी 2 तरह का था। एक तो पीरियडिकल, हर महीना मिल रहा है, तो वो क्या होता था, पूरा हर महीना मिल रहा है, क्या होता था, टैक्सेबल होता था। याद आ रहा है ना, कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन हर महीना मिलेगा, फुली टैक्सेबल था। और जो लमशन एक अमाउंट मिल रहा था उसमें डिडक्शन अवेलेबल था। इसी में एक और आता है फैमिली पेंशन, कि सपोज किसी को मतलब कोई रिलेटिव होंगे, मतलब कोई हस्बैंड होगा किसी का या वाइफ होगी, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, पेंशन उसकी वाइफ को मिल रहा है, फैमिली पेंशन हो गया वो, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो एम्प्लॉय नहीं है ना, उसके साथ तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर सपोज हम कहीं पर काम कर रहे हैं, मेरे को पेंशन मिल रहा है, हम कहीं काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद मेरे को पेंशन मिल रहा है, तो एम्प्लॉय थे वहाँ, उसलिए मिल रहा है, कहाँ जाएगा, सैलरी में। बट अगर हम काम नहीं कर रहे, मेरे जगह कोई, मेरे फैमिली में से कोई वहाँ काम कर रहा था, उसके वजह से मेरे को पेंशन मिल रहा है, तो सैलरी तो नहीं है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है नहीं है, तो कहाँ जाएगा, ना एम्प्लॉय है, ना ये चारों ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स।
तो फैमिली पेंशन जो होगा कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में। तो इसमें डिडक्शंस भी एक मिलता है, तो लास्ट टाइम था 15,000, अभी 25,000 मिलेगा डिडक्शन, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर 2.5 लाख मेरे को मिला फैमिली पेंशन, तो उसमें से 25,000 लेस करके रिमेनिंग जो है अदर सोर्स में उसको टैक्सेबल दिखाना, ठीक है। तो अभी पांचों हेड में अलग अलग कैलकुलेट कर लिए, पांचों का आ गया, फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर और क्या आएगा, क्या लेस करेंगे, फिर डिडक्शंस, डिडक्शंस नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। पांचों का ऐड कर देंगे, फिर डिडक्शंस लेस करेंगे। डिडक्शंस में क्या क्या था, पहला था एटीसी। एटीसी में क्या था, लाइफ इंश्योरेंस, 5 इयर्स का म्यूचुअल फंड, सॉरी ये 5 इयर्स का क्या था, 5 इयर्स का एफडी, ठीक है। और क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा कि इंटरेस्ट जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा ना, इंटरेस्ट तो यहाँ पर जा चुका, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी यहाँ लेस कर दिए, वहां क्या जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन वहां पर लेस होगा। और क्या लेस होता था, अगर कुछ म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो सब वहां जाएगा, ठीक है। फिर और क्या था, 80 CCD, याद आ रहा है, 80 CCD 1B, वो क्या हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, कितना एडिशनल, कितना हजार, 50,000, याद आया। 80C का कितना था मैक्सिमम लिमिट, एक कॉमन क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना था, सब 50 थोड़ी होगा, 1.5 लाख था ना। 80C का कितना था, 1.5 लाख था, और एनपीएस का कितना था, एडिशनल 50,000। तो सपोज अगर 80C में 90,000 है और अगर एनपीएस लिया 60,000 का, तो 90 और ये 60x, तो मतलब एनपीएस मिला के 2 लाख हो रहा है, ठीक है। 80C 80CCC ये सब जितना भी सेक्शन है और एनपीएस सब मिला के उसका 2 लाख होगा, ठीक है, डिडक्शन। तो एडिशनल 50,000 है एनपीएस के लिए, ओके। और क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा, 80D हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें कितना था, उसमें 2 था, सीनियर सिटीजन और अदर वाला। सीनियर सिटीजन में कितना, 50, सब 50 बोल देते, कोई ना कोई तो सही होगा। कितना था सीनियर सिटीजन, 50 ही था, ठीक है। अदर देन वो नॉर्मल वाला 60 से कम 25,000, ठीक है। हेल्थ चेकअप के लिए 5,000, ठीक है। हेल्थ चेकअप के लिए कब मिलता था, जब सपोज वो इंश्योरेंस सब नहीं लिया तो हेल्थ चेकअप के लिए मिल जाता था। और हेल्थ एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन का हेल्थ एक्सपेंडिचर में कब मिलता था, अगर सीनियर सिटीजन है तभी मिलेगा, और कब, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया। तो ये 2 केस है, 60 प्लस है, इंश्योरेंस नहीं लिया तो मेडिकल एक्सपेंडिचर का कितना मिल जाएगा, 50,000, ठीक है। अब 80C में जो भी उसका डिडक्शंस है, ठीक है। सपोज वो बोल रहा है मेरा प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन है, तो उसको क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा। पहले क्या था, लास्ट ईयर तक डिटेल नहीं मांगता था, बट इस साल से डिटेल मांग रहा है। तो अब जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या लेस होता था, इंटरेस्ट, अभी स्टार्टिंग से बता रहे, सैलरी है, इसमें क्या क्या लेस, एचआरए में क्या लेस होता है, एचआरए लेस होता है ना, तो उसमें क्या क्या डिटेल मांगते हैं, रेंट पेड, क्या क्या डिटेल जरूरी, रेंट पेड, बेसिक सैलरी, एचआरए कितना मिला, और एक क्या चीज जरूरी है, मेट्रो है कि नॉन मेट्रो है। तो ये 4 चीज वहां पर पूछेगा, इसके लिए एक शेड्यूल EA आ गया, ठीक है। EA एग्जाम अलाउंस फुल फॉर्म होगा उसका। तो शेड्यूल EA में पूरा आपको डिटेल ये चारों डालना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि उसका कितना एचआरए बनता है। इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या डिटेल मांग रहा है, लोन क्या क्या इसमें हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर कुछ लोन है, हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन में क्या क्या डिटेल आएगा, सैंक्शन डेट और सैंक्शन अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025, और लोन का अकाउंट नंबर, कहाँ से लोन लिया, कौन से बैंक से लोन लिया, प्रिंसिपल कितना पे किया और इंटरेस्ट कितना पे किया। प्रिंसिपल जितना पे किया कहाँ जाएगा, 80C में, और लोन जितना, इंटरेस्ट जितना पे किया कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसी तरह से एजुकेशन लोन याद आ रहा है, ETE किसमें डिडक्शन था, ETE था ना, कितने साल तक का था, याद आ रहा है, लिखवाई देना। एजुकेशन लोन पूरा जिंदगी भर पढ़ेगा, नहीं मिलेगा ना, कितना सब
सब कुछ कुछ बोल दे, एक जन 5 बोल देते, एक जन 6 बोल देते, 7 बोल देते, एक जन 8, किसी का तो सही हो जाएगा। 5 तो नहीं था, देख के आना। लो लिखे होगे कॉपी में, कॉपी क्या की है, झालमुड़ी बना के खा ली, नहीं लाए, प्रैक्टिकल सोच के नहीं लाए। ठीक है, उसमें वहां पर लिखा हुआ था, देख लीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन लोन कितना साल तक मिलता है, तो उसमें भी क्या क्या डिटेल लगेगा, सारा डिटेल वही सब, क्या क्या, सैंक्शन डेट, सैंक्शन अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, सारा कुछ पूरा डिटेल इसमें मांग लेगा एजुकेशन लोन में। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ डिडक्शन था नहीं, इसमें भी वैसा कुछ नहीं है। कैपिटल गेन में सिर्फ एक क्या था, अगर सपोज प्रीवियस ईयर का वो हम लोग को चेक करना था ना, प्रीवियस ईयर का अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो एडजस्ट हो जाएगा ना प्रॉफिट से। बिजनेस में भी अगर प्रीवियस ईयर का कुछ लॉसेज है तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें कुछ एडजस्ट होगा क्या, सैलरी में, सैलरी में तो लॉस नहीं होगा ना आपका कभी भी। ठीक है, हाँ, फिर डिडक्शंस का हो गया, 80C हो गया, 80D हो गया, 50,000 और 25,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 75,000 मैक्सिमम मिल सकता है 80D में, है ना। और क्या क्या, 80DD भी। ठीक है,